नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गिरिराज जी महाराज की तो विशेष मेहरबानी है ही। वो खुद भी कहते हैं, खुले में कहते हैं कि गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से ही उनके नाम मुख्यमंत्री की पर्ची खुली थी। लेकिन सरस्वती माता का भी उन पर विशेष मेहरबानी है, विशेष आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने जिस मुद्दे के लिए जो प्लानिंग तैयार की, जिस बुद्धिमता से जो प्लानिंग तैयार की, उसमें उन्हें सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं सरस्वती माता की कृपा से जो उनकी बुद्धि है उस पर भी थोड़ा ज़बरदस्त तरीके से निखार आया है। और आजकल आपने देखा होगा कि राजस्थान विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायकों का वॉकआउट चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, राजस्थान आज भी उनका वॉकआउट है सदन की कार्रवाई से, राजस्थान कांग्रेस के विधायकों का, और विधानसभा के बाहर वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि भजनलाल शर्मा की चक्रव्यूह में या भजनलाल शर्मा के मक्कड़ जाल में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। क्योंकि लोगों में चर्चा है और राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने ये गतिरोध की स्थिति पैदा की है, उस मुद्दे से राजस्थान की पब्लिक का कोई भला होने वाला नहीं है। अगर इसकी जगह एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का कोई मामला होता, युवाओं का मामला होता, किसानों का मामला होता, बेरोजगारी का कोई मामला होता, तो बात समझ में आती। राजस्थान की पब्लिक को ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे हितों को लेकर वो राजस्थान विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और सत्तापक्ष उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की पब्लिक से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर इसमें पूरी तरह से अपना विधायी कार्य वो आराम से सदन में संपादित करवा रही है। अगर सामने विपक्ष होता और विपक्ष के जो विधायक अगर सदन में मौजूद होते तो वो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करते, सरकार को थोड़ा नीचा देखना पड़ता, लेकिन आराम से उनका विधायी कार्य होता है। और ये हर पार्टी की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो यही चाहती है कि सदन में विपक्ष रहे ही नहीं और हमारा आराम से विधायी कार्य संपादित हो जाए। इसलिए ये कह रहा हूँ कि भजनलाल शर्मा की कहीं ना कहीं ये एक प्लानिंग है और उस प्लानिंग को कांग्रेस पार्टी अभी समझ नहीं पाई है, उनके विधायक समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो काफ़ी एक तरीके से वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, काफ़ी उन्हें एक राजस्थान की राजनीति में जादूगर की उपाधि मिली हुई है, तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली को कुछ नए सिरे से सोचना होगा और उन्हें ये समझना होगा कि जिस मुद्दे को लेकर इंदिरा गांधी को दादी शब्द का इस्तेमाल कहने को लेकर जिस तरह से ये गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और कल भी हमने देखा कि जिस तरह से जयपुर में जो प्रदर्शन हुआ, एक कमज़ोर प्रदर्शन कहा जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या कम हो, अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। जब राजधानी जयपुर में ही अमीन कागजी, रफ़ीक खान जैसे विधायक हैं, हमने देखा है जब अमीन कागजी और रफ़ीक खान जब विधायक चुने गए थे, उसी रात को किस तरह से ट्रैफिक जाम हो गया था। यानी इन दोनों नेताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे। तो कल क्यों नहीं आए? कल भी आना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था। शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं आर तिवारी, जो सोशल मीडिया पर तो छाए रहते हैं, सोशल मीडिया पर खूब जो व्हाट्सअप मैसेज इधर से उधर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आते रहते हैं, लेकिन धरातल पर इतनी कोई बड़ी भीड़ वहां पर नज़र नहीं आई। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों में भी ये चर्चा बनी रही कि कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन आखिर इतना लचर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का पहले कभी नहीं रहा। हमने देखा है जब प्रताप सिंह खाचरियावास शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे तो बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में, रैलियों में, जुलूसों में पहुंचा करते थे। लेकिन जब जयपुर में ही इस तरह से कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, तो ओवरऑल राजस्थान में क्या हालात होंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। इसलिए कल का जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें काफ़ी गंभीरता से लेना होगा और जिला अध्यक्षों को कुछ ज़्यादा उन्हें अलर्ट करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और भी कई बड़े बड़े आंदोलन करेगी जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे। लेकिन अगर वो इस तरह से अपने कम संख्या आंदोलनों में, रैली जुलूसों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिखाएंगे, तो फिर सरकार पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और कांग्रेस पार्टी का कोई माहौल भी नहीं बनने वाला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये समझना होगा कि
कल जिस तरह से अलग अलग समूहों में 150 लोगों के समूहों में लोग आ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कोई कंधे पर उठाया हुआ था, इस तरह से जा रहे थे, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे थे, अगर सभी लोग एक साथ सामूहिक रूप से वो प्रदर्शन करते तो सरकार को लगता है कि हाँ बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा मामला है, जिस मामले को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज़्यादा अपना काम विधानसभा में अपना काम निपटाने में उन्हें ज़्यादा आसानी हो रही है। देखिए, मैंने ये जो भजनलाल शर्मा के लिए जो मैंने कहा है कि उनके पास कहीं ना कहीं कोई दिव्य शक्ति है, क्योंकि आप देखिए कि जब उनके नाम पर्ची खुली, वसुंधरा राजे को ऐसा लग रहा था कि राजनाथ सिंह उन्हीं का नाम शायद पर्ची में उन्हीं का नाम होगा, लेकिन जब उन्होंने पर्ची खुली तो उनका नाम नहीं था, भजनलाल शर्मा का नाम था। विधायक दल के नेता का जब चयन किया जा रहा था तो उनका चेहरा बिल्कुल बुरी तरह से उतर गया और उसके बाद में कई महीनों तक वो थोड़ा नाराज़ भी रही। लेकिन अब आप देखिए कि शासन की बागडोर हाथ में लेते ही यानी भजनलाल शर्मा को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उनके नाम पर्ची खुलेगी, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़े थे, पहली बार चुनाव जीते थे और पहली बार में ही कोई मुख्यमंत्री बना हो, ये तो एक इसको बिल्कुल पूरी तरह से ईश्वर का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। और वो खुद कहते भी हैं कि मेरे पर तो गिरिराज जी महाराज का, मुझे तो गिरिराज जी महाराज का आशीर्वाद मिला हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे नाम पर्ची खुली है। लेकिन पर्ची तो खुल गई, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उनका जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से वर्षों पुराने मामले निपटाए हैं, चाहे वो हरियाणा से पानी का विवाद हो, मध्य प्रदेश ERC के मामले को लेकर मध्य प्रदेश से कोई विवाद हो, इन तमाम विवादों को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही जिस बुद्धिमत्ता से सुलझाया है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो उनकी बुद्धि है, उनका जो बुद्धि चातुर्य है, उसमें काफ़ी पैनापन आया है, निखार आया है और उसकी वजह से उन्हें हर निर्णय लेने में ना तो कोई ज़्यादा दिक्कत आती है और जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय में उन्हें अक्सर सफलता मिलती है। और आप देखिए डॉक्टर किरलाल मीणा पिछले 1.5 साल से वो लगातार नए नए पैंतरे बदलकर, नए नए आइडिया से, नए नए विचारों से, नए नए बयानों से सरकार के खिलाफ नाराज़गी भी जाहिर कर देते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं डॉक्टर किरलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ दे, कहीं डॉक्टर किरलाल मीणा ने कहीं भाजपा से बगावत तो नहीं कर दी, लेकिन वापस वो भारतीय जनता पार्टी की धारा से एक तरीके से जुड़ जाते हैं। सरकार का तो हिस्सा तो हैं ही, वो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन कई तरह की उनके पैंतरे अपनाने के बावजूद भी वे एक तरीके से सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन ये स्थितियां, इसके बावजूद भी डॉक्टर किरलाल मीणा जैसा व्यक्ति अगर अपनी बात को लेकर जिस तरह से वो पैंतरे अपनाए, जिस तरह से अपनी वो बात कहे, तो वो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी कठिन परिस्थिति बन जाती है। लेकिन इस परिस्थिति का भी भजनलाल शर्मा ने सामना किया और उन्होंने बहुत ही तरीके से इस मामले को बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनते रहे। और अब जो स्थिति आपने देखी हुई होगी कि डॉक्टर किरलाल मीणा भी एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो जुट से गए हैं। हालांकि उनके पैंतरे अभी भी लगातार जारी हैं, अभी भी वो नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं, अभी भी वो फ़ोन टैपिंग की बात कहते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसी तरह से वसुंधरा राजे जैसी नेता अब पूरी तरह से पार्टी की धारा से जुड़ गई हैं। पिछले दिनों जिस तरह से उनका भाषण था पार्टी के कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि एक गुट नो गुट और एक मुख जैसी उन्होंने बातें कही। उन्होंने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि जो पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करेगा उसे पार्टी ज़रूर मौका देती है। यानी उनकी भी नाराज़गी कहीं ना कहीं दूर हो गई है, वे भी राजस्थान भाजपा से कदम मिलाकर चल रही है। जो नाराज़गी उनके दिल में थी भजनलाल शर्मा को लेकर, वो नाराज़गी भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। शायद ऐसा लग रहा है कि उन्हें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बिठा दिया जाए। लेकिन बात कुछ भी हो, यानी हर विकट परिस्थिति बिल्कुल आसान बन रही है और वो सब हो रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के व्यक्तित्व से, उनकी चतुराई से, उनकी बुद्धि कुशलता से। यानी किसी भी तरह की कोई स्थिति आई हो, किसी भी तरह की विषम स्थिति आई हो, वो आपा नहीं खोते हैं और संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक बात सुनते हैं और चुपचाप अपना काम नरेंद्र मोदी की तरह करते रहते हैं। अभी जैसे नरेश मीणा का जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी वो लगातार उस पूरे मामले को देख रहे थे और जब उन्हें ये लगा कि ये जो आंदोलन है काफ़ी विकराल रूप धारण कर सकता है, जयपुर में बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं 25 फरवरी को, तो उन्होंने बाकायदा नरेश मीणा के माता पिता को बुलाया, उनसे बातचीत की, उन्हें भरोसा भी दिलाया कि सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से उनकी मांगों को सुनेगी और उन्हें पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी
दिव्य शक्ति है भजनलाल शर्मा के पास से, या कोई कुछ इस तरह का आशीर्वाद उन्हें ज़रूर मिला हुआ है जिसकी वजह से वो जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें उन्हें सफलता मिल जाती है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आज राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई के बारे में भी मैं दोपहर तक जो कार्रवाई हुई उसके बारे में मैं बता देता हूं कि आज चीनी, जो राशन की दुकानों से चीनी का आवंटन होता था, उसका मामला कालीचरण सर्राफ, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने उठाया और उन्होंने सरकार से पूछा। तो उसके जवाब में जो मंत्री थे सुमित गोदारा, उन्होंने कहा कि 2021 में राशन की दुकानों से चीनी नहीं बांटने का आदेश पारित हो चुका है और आगे भी सरकार चीनी वितरण के बारे में राशन की दुकानों से ज़्यादा कोई विचार नहीं रखती है। हालांकि इस मामले को लेकर कालीचरण सर्राफ और सुमित गोदारा में आपस में बहस भी हुई और एक चंद्रभान आक्या था, उन्होंने भी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने भी ये कहा कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव में जब 3 संतान वाले व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता तो फिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी जिसके 3 संतानें हो उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। तो सरकार इस मामले में क्या मंशा रखती है? तो बाकायदा जोगाराम पटेल, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वे उनकी भावनाओं का आदर करते हैं और सरकार इस मामले को गंभीरता से देखेगी। दोस्तों, अब अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।